बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। मुल्क में आटा और चीनी बहरान के बाद अब पेश खिदमत है पेट्रोल बहरान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अब तक का सफ़र एक बहरान से निकलकर दूसरे बहरान तक का है। पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में तारीखी हद तक कम हुई तो पाकिस्तान ने भी कीमतों को रिवाइज किया, लेकिन हुआ ये कि पेट्रोल मार्केट से ही गायब हो गया है। तकरीबन 10 दिन से ये बहरान जारी है और हुकूमत तकरीबन हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना में ये मामला उठाया गया और वही रिवायती बयानात दाग दिए गए कि पेट्रोल की किल्लत के जिम्मेदारों तक पहुँचेंगे वगैरह वगैरह। अब तक यही होता आया है कि पहले एक बहरान पैदा होता है, मीडिया शोर मचाता है, हुकूमत नोटिस लेती है, महीनों बाद मामले की रिपोर्ट आती है और एक्शन प्लान की सूरत में एक नई तारीख आवाम को दे दी जाती है और फिर पूरी जमात मिलकर जनाब वज़ीर आज़म के एक्शन लेने की तारीफ़ें शुरू कर देती है और बहरान से मुतासरा आवाम मुँह देखते रह जाते हैं। इसकी एक मिसाल ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले चीनी तकरीबन 50 रुपए किलो थी और आज तमाम तर शोर शराबे, हुकूमती दावों और माफियाज का पता लगाने के बाद भी चीनी तकरीबन 85 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। लेकिन हद तो ये है कि जब आवाम महंगाई का रोना रोते हैं तो हुकूमत बजाय अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के आवाम को मशवरे देने लग पड़ती है। मसलन जब आटा महंगा हुआ तो एक वजीर साहब ने कहा कि आटा महंगा है तो खाना छोड़ दें। हाल ही में पेट्रोल बहरान पर पेट्रोलियम के वजीर जनाब उमर अयूब साहब का बयान सामने आया कि लोग पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी न करें। कुछ अर्सा कबल एक और वजीर साहिबा से बहराना के हवाले से सवाल किया गया तो उनका रिस्पॉन्स ये था। अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो आई थिंक ही इज़ द फाइनेस्ट करिस्मेटिक मैन। वो तो जब आते हैं बहरान के अंदर, जिस तरीके से उनकी किलर स्माइल है, जिस तरीके से वो चल के आते हैं, सारी दुनिया को पता है। उनकी तो अक्सर वीडियोस बनी हुई है उनकी बॉडी लैंग्वेज की, जब वो चल के आते हैं इतना रोब और दबदबा और इतना करिश्मा होता है उनके पर्सनैलिटी का कि हम अपना जो हमारे जहन में कोई डाउट होता है ना, वो भी हम उल्टा यानी वेव आप लोगों को डाउट होता। पूछना ये था कि अगर पेट्रोल ना मिले तो गाड़ी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तस्वीर लगा लेने से गाड़ी चल जाएगी, या आटा ना मिलने की सूरत में वज़ीर-ए-आज़म की तकरीरें सुनकर अवाम का पेट भर जाएगा। लेकिन बात गुजरा की बेहसी की होती तो अवाम शायद बर्दाश्त कर लेते। कोरोना की वबा ने हुकूमत की नाअहली को अवाम की ज़िंदगी और मौत का मसला बना दिया है। पहले वज़ीर-ए-आज़म के कोरोना से मुतल्लिक बयानात को वुज़रा WHO पर डाल देते थे, लेकिन अब गुज़िश्ता रोज़ WHO ने ख़त लिखकर कहा है कि कोरोना से मुतल्लिक हुकूमती इक़दामात नाकाफ़ी हैं। एहतसाब के शोर के बावजूद मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की कार्रवाइयाँ इस बात का सबूत हैं कि हुकूमत को या मामलात की संगीनी का इदराक नहीं है या फिर गिरफ्त भी कमज़ोर है। एहतसाब का तो खैर नाम ही बदनाम है, क्योंकि हकीकत तो ये है कि जिन लोगों की वजह से चीनी और आटा बहरान पैदा हुआ, जिनके हुक्म पर बरामद की गई और जिनके कहने पर सब्सिडी दी गई, वो आज भी हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ बैठे हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत का ज़्यादातर फोकस इल्ज़ाम तराशियों पर है, जिसका मुज़ाहरा आज भी हमने कौमी असम्बली में देखा। या ये खसारे में कौन कर गया? इनके दौर में 500 अरब तक खसारा किसने पहुंचाया? इन्होंने। पाकिस्तान का नाम किसी भी इदारे के साथ लगा हो, वो तमाम के तमाम इदारे खसारे में, और उसको गिरवी रखने या उसको बेचने का ऐलान किसकी तरफ से हुआ? इनकी तरफ से। पाकिस्तान पोस्ट खसारे में, पाकिस्तान रेलवे खसारे में, पाकिस्तान स्टील मिल खसारे में, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खसारे में। गरज ये कि कोई भी इदारा जिसके साथ मेरे और आपके प्यारे पाकिस्तान का नाम लगा था, वो तमाम के तमाम इदारे इन्होंने खसारे में लेके गए। कौमी असम्बली जो हुआ कुछ देर पहले हमने आपको वो भी दिखाया। जो पूरा इस वक्त मामला है हमारे सामने, मुख्तलिफ मामलात हैं।
पेट्रोल क्राइसिस जिसके ऊपर इनिशियली हमने बात भी करने के लिए अपने मेहमानों को दावत दी है, उस पर भी बात करेंगे। जो शुगर कमीशन था उसकी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूर कर ली हैं, फौजदारी कवानीन के तहत केस किए जाएंगे। उस पर अपोजिशन के कुछ सवालात हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, उस पर भी बात होगी। कोविड के हवाले से भी बात होगी, क्योंकि जहां WHO ने लेटर लिखा है पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर को और कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, कुछ कंसर्न्स का जिक्र किया, वहीं आज जफर मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है हुकूमत पाकिस्तान के कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन किया जाए, 2 हफ्ते ईज़ किया जाए। जो अलार्मिंग बात है वो ये है कि पिछले 24 घंटों में तकरीबन 5000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना वायरस से लोगों के, और तादाद तकरीबन जो हुकूमती डैशबोर्ड है उसके मुताबिक 1,13,702 कन्फर्म्ड केसेस हैं। और बदकिस्मती से जो लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं कोरोना वायरस के हाथों, उनकी तादाद अब 2255 हो चुकी है, जो कि यकीनी तौर पर एक अलार्मिंग फिगर है। अब जब तक ये मामला चल रहा है हम कोशिश करेंगे आपको इस हवाले से अपडेट भी करें। मेहमानों को तारुफ कराते हैं जी। अंदलीब अब्बास साहिबा MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, के साथ मौजूद है। अंदलीब साहिबा बहुत शुक्रिया। नाज बलोच साहिबा अगेन MNA, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वीडियो लिंक पे मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहब आपका। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भाई साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। पहले पेट्रोल पे आ जाते हैं। अंदलीब साहिबा, स्ट्रेट अवे ये पेट्रोल क्राइसिस एज इफ द प्राइसेस जो और क्राइसिस थे वो नहीं थे या इतने मामलात चल रहे हैं, ये पेट्रोल क्राइसिस का जिम्मेदार कौन है? मतलब ये क्यों हो गया हुकूमत के अंदर, और इसकी क्या वजह है कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म नोटिस नहीं लेते उस वक्त तक कोई कमीशन नहीं बनता, कोई कमेटी नहीं बनती, ये होने क्यों दिया गया और इसका जिम्मेदार आपकी नज़र में कौन है? मुनीम, इसकी नज़र में बिल्कुल हुकूमत है। ज़िम्मेदार इसलिए है क्योंकि ये मिनिस्ट्री हमारे नीचे आती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप आजकल देख रहे हैं पिछले 3 महीने में जी, और इस पे सवालात भी उठ रहे हैं कि जी बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि ये कोई मौका है, ये कोई मौका है कि इस मौके पे आप IPPs को भी उठा रहे हैं, पावर पे भी आपने कमीशन बिठा दिया है, आपने चीनी पे भी कमीशन बिठा दिया है, क्योंकि ये माफियाज हैं। आपको याद होगा खाकान अब्बासी साहब ने जी, जब ये पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे 3 दफ़ा इन्होंने कहा कि यहाँ माफिया है, हम उसको करेंगे। उस जमाने में 14 दिन की शॉर्टेज हुई थी, पूरे मुल्क में खत्म हो गया। जनवरी 2015 में। बिल्कुल। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि जी इंक्वायरी होगी, हम इसको करेंगे, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। और आपको ये भी पता है कि इन सब की हुकूमतों में जो कमीशन रिपोर्ट्स किसी और ने भी, कोयटा कमीशन रिपोर्ट थी, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट थी, ना वो रिपोर्टें पब्लिक हुई, मॉडल टाउन की रिपोर्ट भी पब्लिक नहीं हुई। अच्छा। जबरदस्ती उसने कराई। ठीक है। तो चूंकि ये माफियाज को कोई हाथ नहीं लगा सका, किसी की जुर्रत नहीं हुई आज तक, तो अब जबकि ये यहाँ हैं और हमने अहद कर लिया है कि जो मर्जी हो जाए, चाहे हमारी अपनी पार्टी का बंदा हो, चाहे हुकूमती कोई जिम्मेदार हो, चाहे हमारा कोलिशन पार्टनर हो, अच्छा जी। चाहे कोई और ऑपोजिशन का बंदा हो, इस दफा इन माफिया को 70 साल से पाला गया है। ठीक है जी। और हमेशा हुकूमत ने, आपने खुद बताई, मैं 4 डेट्स आपको और बताऊंगी, जब ऐसे बहरान आए, आपको पता है 3 दफा आटे का बहरान आया था इनकी हुकूमत में, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं हुआ। मॉडल टाउन में 100 बंदों को गोली मारी गई, ठीक है। उसकी रिपोर्ट दुबा ली गई। ठीक हो गया। हमने, चाहे वो पेट्रोल हो, तो चाहे वो आटा हो, तो चाहे ये आप पंजाब का कोई हिस्सा हो, तो कोई मिनिस्टर हो या कोई भी हो, इस दफा चाहे महीना लगे, 2 महीने लगे, चाहे आपका राइट हैंड मैन या लेफ्ट हैंड मैन हो, ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है तमाम सियासतदानों के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग आवर पार्टी, कि इस दफा सफाया होके रहेगा। ठीक है। आपने कहा जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है, लेकिन क्योंकि एक माफिया है और उस माफिया के ऊपर हाथ डाला जाएगा, यहाँ पे भी एक माफिया है जिसके ऊपर हुकूमत अब हाथ डालने जा रही है, और ये बात क्योंकि आपने पहले ही एक्सेप्ट कर ली कि जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है, मैं ज़रा इसको आगे लेके चलता हूँ। क्या अपोजिशन भी समझती है, जो 2 बड़ी जमातें हैं, कि हुकूमत तो जिम्मेदारी मान रही है? अब्बासी साहब, हुकूमत ने तो कह दिया, यानी अंदलीब साहबा हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके मुताबिक तो जिम्मेदारी है, आज तक किसी ने किया नहीं। क्राइसिस तो पहले भी आए थे, पेट्रोल क्राइसिस
फैक्चुअल बात है, पहले भी आया था आपकी हुकूमत में, एक बड़ा बुरा पेट्रोल क्राइसिस आया था जनवरी 2015 में, लेकिन कोई कमीशन नहीं बना, कोई माफिया के खिलाफ कुछ एक्ट नहीं किया गया। ये कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। बिल्कुल कोई राय नहीं है, अल्लाह करे कि ये चेक करें, लेकिन ये जब से आए हैं, अभी ये अगर ये पहला क्राइसिस होता और किसी खास वजह से हुआ होता और खास मखसूस हालात से हुआ होता और कोई दुनिया में पेट्रोल की कीमत आगे पीछे हो रही होती, कोई टैंकर की हड़ताल हो रही होती, कोई और ऐसे सर्कमस्टांसेस होते तो कोई क्राइसिस की जस्टिफिकेशन थी। ये सबसे पहले आए तो दवाइयों का क्राइसिस यहाँ पैदा हो गया है। 400% दवाइयां महंगी हो गई हैं। इन्होंने कहा है हम एक्शन लेंगे, उस पर इंक्वायरी करेंगे, उन लोगों को सजा देंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी सुना है कि वो केस कि पता नहीं किस वजह से नैब में गया है कि नहीं गया। फिर बहुत बड़ा आटे का क्राइसिस यहाँ शुरू हो गया है। आपने देखा कि पाकिस्तान में आटा खत्म होना शुरू हो गया है, आटा बहुत महंगा हो गया है। सुबह ने कहा कि हमें गंदम नहीं पहुंची है, गंदम टाइम पे नहीं पहुंचा सकी इस हुकूमत ने, गंदम प्रिक्योरमेंट नहीं किया है जो इनको सुबह को पहुंचाने की थी, मिसमैनेजमेंट की वजह से वो दूसरा बड़ा क्राइसिस हुआ। फिर तीसरा बड़ा क्राइसिस, अरबों रुपए का लोगों को टिक्का लगाया गया, लूटा गया है। वो चीनी की कीमत जो 48 या 52 रुपए होनी चाहिए थी 80 रुपए तक गई है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में चीनी पे आऊंगा, सर मैं चीनी पे इंडिपेंडेंटली आपसे बात करूंगा। सवाल तो क्या पेट्रोल का था, आपको लगता है कि गवर्नेंस का इशू है, वो मान रहे हैं कि जिम्मेदारी हुकूमत की, लेकिन वो कहते हैं हम एटलीस्ट इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि ये एक एक क्राइसिस नहीं इन पे आया, ये सब क्राइसिस आ रहे। क्राइसिस क्यों आ रहे? टीम नहीं है, कोई टीम वर्क नहीं है, मिनिस्टरों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये जिम्मेदारी होती है जो कैबिनेट के वजीर होते हैं, जो पूरी मिनिस्ट्री है, कोई पेट्रोलियम मिनिस्ट्री सबसे बड़ी मिनिस्ट्रियों में शामिल होती है, ये उनका काम है। ये वो देखते हैं, मौके पर फैसले करते हैं। यहाँ चूंकि फैसले का इतना फुकदान है कि जिस तरह यहाँ आज तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पिछले 6 महीनों में फंसे हुए कि लॉकडाउन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, सॉफ्ट होना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, पूरी कौम को इन्होंने आग में धकेल दिया। और आज देखेंगे पाकिस्तान के हालात कैसे हो गए कि हर गली मोहल्ले में कोरोना पहुंच गया है। वो जो रूरल एरिया थे उस हर गांव में इन्होंने कोरोना भिजा दिया। और अल्लाह न करे ऐसी खौफनाक चूरो हाथ से मुनीब साहब हम गुजरे कि पिंडी इस्लामाबाद में परसों पूरी रात हम कोशिश करते रहे, एक वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था। ये जो कहते हैं ये किससे झूठ कह रहे हैं, ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? ये लोगों की जिंदगियों का मसला, मुझे लाहौर का नहीं पता। तो चूंकि फैसले नहीं कर सकते, फैसले करने की ताकत नहीं है, यानी कि आपको लगता है कि बदइंतजामी है, आप इसे बदइंतजामी कह रहे हैं? नालायकी है। अच्छा, आप कहते हैं नालायकी है, बदइंतजामी है, हुकूमत जिम्मेदारी मान रही है, लेकिन वो कहती है ये सब कुछ माफिया की वजह से होता है। ठीक है, नहीं मैं अब उनसे बिल्कुल पूछूंगा। मैं जरा नाज बलोच साहबा का पॉइंट ऑफ व्यू। नाज बलोच साहबा, ये इनकॉम्पिटेंस है या गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, या वाकई इस मुल्क में माफिया कई ऐसे हैं? क्योंकि शेख रशीद साहब हो गए, इवन असद उमर साहब हो गए, उन्होंने ये बात रिकॉर्ड के ऊपर की है कि माफियाज इतने मजबूत हैं कि इवन इस हुकूमत के अंदर उनकी पेनिट्रेशन है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को। तो हो सकता है पेट्रोल माफिया भी हो, उसने कर दिया बहरान पैदा, अब हुकूमत कह रही है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब देखें, बात यह है कि ये हुकूमत अशराफिया, माफिया, एलीट, ये तमाम वो लोग जिनके ख़िलाफ़ ये नारे लगाते थे, आज उन्हीं को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाकर ये हुकूमत चल रही है। देखिए, बात यह है कि ऑपोजिशन के लिए तो पहले गिरफ्तारी होती है, फिर उसके बाद तहकीकात होती है। इनके लिए कुछ और मसला है। इनके लिए पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद कमीशन होगा, फिर उसके बाद जिस तरह 400% दवाओं की कीमतों के ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई तहकीकात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, जिस तरह चीनी चोरी के ऊपर कुछ नहीं हुआ, जिस तरह 70 लोग झुलस गए ट्रेन के हादसे के अंदर, कोई तहकीकात नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं हुआ, जिस तरह आटे के बहरान में कुछ नहीं हुआ, उसी तरह पेट्रोल का भी मामला आपके सामने, हमारे सामने है। इसमें भी ना कोई तहकीकात होगी, ना गिरफ्तारी होगी। तहकीकात से पहले गिरफ्तारी सिर्फ अपोजिशन की होगी, क्योंकि ये है तब्दीली और ये है नया पाकिस्तान। ये है वो नया पाकिस्तान जिसमें इन्होंने दावा किया था कि सबके लिए यकसा इक्वालिटी और मबनी होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने 2 साल जो तमाशा देखा है वो तमाशा यही हुआ है। आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अंदर भी ये इंकशाफ उन्होंने भी लिखा हुआ है कि सिवाय इन्वेस्टिगेशंस के और अपोजिशन की इन्वेस्टिगेशन के हुकूमत ने कुछ नहीं किया, और अगर किया है तो एक डिस्ट्रेसफुल इकोनॉमी की तरफ पाकिस्तान को लेकर ये जा चुके हैं। इनको 5.5% आशारिया जो है ये इनको जीडीपी मिली थी, आज 1.5 से भी नीचे मनफी के ऊपर जा रही है।
तो पेट्रोल का जो मसनूई बहरान है ये भी किसी एक माफिया ने क्रिएट किया होगा। जैसे कि सीएम पंजाब ने सब्सिडी दे दी और पता नहीं किसके कहने पे सब्सिडी शुगर के हवाले से आप ये कहते हैं ना, आप ये कहते हैं हुकूमत ने शुगर के हवाले से कुछ नहीं किया। हुकूमत कहती है हमने बहुत कुछ किया, इंटरिम रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट। अब अभी थोड़ी देर पहले शहजाद अकबर साहब ने बताया था कि फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। मुनीब, मेरी एक गुजारिश सुन लें। आप ही के चैनल में एक प्रोग्राम हुआ 2 दिन कबल और उस प्रोग्राम के अंदर जो चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर है उन्होंने खुद इंकिशाफ किया कि उन्होंने 82 रुपीस पर केजी चीनी खरीदी है, जबकि हुकूमत ने सब्सिडी दी है चीनी पे। और जबकि आपके ही प्रोग्राम में बताया गया, आप ही के चैनल में एक प्रोग्राम में बताया गया कि 75 रुपीज से 76 रुपीस पर केजी में मिल्स और फैक्ट्रीज ने, चॉकलेट बनाने वाली और मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्रीज ने 75 से 76 रुपीस पर केजी में चीनी खरीदी है। और यूटिलिटी स्टोर जो है हमारा वो लेता है 82 रुपीस में, क्योंकि इनको। तो फिर आप मुझे बताइए कि ये जो 7 रुपए पर केजी फायदा दिया यूटिलिटी स्टोर ने, ये कौन से माफिया को दिया? ये कौन से एलीट और कौन से शराफियों को दिया? इसके ऊपर बात कर लेते हैं ना, गिरफ्तारी होगी, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। होगी सिर्फ और सिर्फ तहकीकात से पहले गिरफ्तारी ऑपोजिशन की होती है। इनके लिए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए एक मिनट होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट, एक सेकंड यहां रुकिए। नाम नहीं डाला जाता और लोग जो है वो निकल के चले भी जाते हैं। स्पीक, मैं जरा पेट्रोल की बात हुई है ना, मैं दिलीप साहब के पास दोबारा आता हूं, लेकिन एज वी स्पीक FIA छापे मार रही है। अभी कुछ देर पहले जियो न्यूज़ ने अपडेट किया, कराची में एक ऑयल कंपनी के शायद जखीरे पे मारा गया है, वहाँ पे भी अपेरेंटली कोई इसी तरह जो बताया गया है कि कोई एक बहुत बड़ी तादाद फ्यूल की मौजूद थी जिसको छुपाया गया था। जाहिर बात है हुकूमत काम कर रही है, बट दिलीप साहब सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म काबीना यानी वज़ीर-ए-आज़म नोटिस लेते हैं और उसके बाद कार्रवाई हो जाती है। यानी कि 10 दिन का, मैं आपको विद ऑल ऑनेस्टी बता रहा हूँ कि 29 मई को आई गॉट टू नो अबाउट इट, आई ट्वीटेड कि क्राइसिस आने वाला है। वजारत, वफाकी वजीर ये इतने गैर फाल हैं कि 10 दिन इंतजार करें जब तक PM के नोटिस में कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं होना इस मुल्क के अंदर। यानी ये फिर वफाकी वजारतें इतनी गैर फाल हो गई हैं। देखिए, जो असल मसला है ना वो बिल्कुल एक इंट्रेंच्ड माफियोसी करप्शन का है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसकी जो रीच है ऊपर भी और नीचे भी, वो एक जो शाखें होती है ना वो हर तरफ फैली हुई हैं, क्योंकि इनको 72 साल पाला गया। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये कुछ 2 सालों में इनको उड़ा दिया जाएगा। जिसकी शाखें डीप हो ना उसको उड़ाते उड़ाते भी टाइम लगता है, नंबर 1। नंबर 2, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त जो खतरे की घंटी है ना जी, वो खतरे की घंटी सबके लिए है। अच्छा, ये पहले तो ये हमें ताने मेरे आपके प्रोग्रामों में देते रहे कि जी ये तो अब आपके तहद्दी हैं, आप इनको नहीं पकड़ेंगे, ये तो ATM है, इनको आप नहीं पकड़ेंगे, इनको फलाने को नहीं पकड़ेंगे। जो सबसे मुश्किल काम अब ऑपोजिशन को आ रहा है ना, और ये इनको आ रहा है क्योंकि हम अपने बंदों को भी पकड़ना शुरू हो रहे हैं। अब इनकी वाकई जानें निकली हुई हैं कि अगर अपने बंदों को भी पकड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इंक्वायरीज तो जा रही हैं, नैब पे भी जा रही हैं, चाहे दवाइयों की हैं चाहे कुछ है, सब के ऊपर जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली जो बात आप सही कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम है, हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उसके अंदर पिछले 72 साल में रिफॉर्म्स नहीं हुए। वो एक इंक्वायरी पे 2-2, 3-3 साल लगाते हैं। और उस पे है कि मिनिस्टर कहाँ थे? सवाल ये कि PM ने नोटिस लिया ना, PM गुस्से हुए, PM ने सवाल पूछे, मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? 10 दिन हो गए, ये बुरान बन रहा था ना जी पूरे मुल्क के अंदर। अब कई इलाकों में संगीन भी होगा, कई इलाकों में नरम होगा। मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल ना करें। वो तो अब बादशाह लोग हैं, वो कह सकते हैं। ये कह रहे हैं। जी दिलीप साहब प्लीज रिस्पॉन्ड करें। फिनिश नहीं किया। जी जी देखें, ये वो पार्टी है, आपको याद होगा ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ऊपर एक पूरा केस आया, उस केस की जजमेंट आई कि आप कोई लुई 16 बादशाह हैं, ये उसमें जजमेंट है। आई थिंक मज़हर आलम साहब चीफ जस्टिस या साकिब निसार साहब, ये इनके टाइम पे ही जब ये थे, उन्होंने कहा कि आप 16वीं सदी के बादशाह हैं कि आपने 4 सालों में सिर्फ 13 कैबिनेट मीटिंग्स की हैं, और वो भी बराए नाम। हर कैबिनेट मीटिंग में और पिछली कैबिनेट मीटिंग में आपने क्या देखा
कि वजीर का, मुशीर का, एक एक बंदे ने जो सवाल किया आपने भी दिखाए और उनको कहा कि तुम्हारी खैर नहीं है जब तक कि इसकी बात नहीं होगी। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ, कैबिनेट मीटिंग से नहीं होती थी। 13 कैबिनेट मीटिंग हुई इनकी 4 साल में। बादशाहत कहा गया, वो कोर्ट ऑर्डर निकाले, मैं नहीं कह रही। तो मैं ये कह रही हूं कि दिस इज प्रोग्रेस, बट यस, अगर आप कहें कि ये इंटायरली एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी सारी जो है ये बिल्कुल साफ हो गई है। मतलब आप ये कह रही हैं अगर मिनिस्टर साहब की गलती है तो फिर मिनिस्टर साहब को भुगतना पड़ेगा ना, पेट्रोल क्राइसिस मर्ज हुआ है। जो उनको उनके साथ कैबिनेट मीटिंग में हुआ है वो आप शायद लंदन में भी ना देखे जितनी, और आपने रिपोर्ट की है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, नहीं क्योंकि शुरू से बात जरा चीनी कमीशन की, इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है कुछ देर पहले मुआविन खुसूसी बराए साहब शहजाद अकबर साहब ने कहा जी कि वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है। अब उसके अंदर एक ट्रिकी पार्ट है, उस सवाल बड़े अहम है क्योंकि उस रिपोर्ट का अगर बगौर जायजा लिया जाए तो उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि हुकूमत से पूछने बनते हैं कि बाकी तो सब आप कर रहे हैं, लेकिन इनका क्या है, जो सवाल हमारे सामने। एक ब्रेक के बाद उसमें बात होगी, कोविड के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ बातें अगर वक्त हुआ तो हम स्टील मिल के हवाले से भी कर सकेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। अब भाई साहब, ये शहजाद अकबर साहब ने कह दिया है, वज़ीर आज़म ने कह दिया जी फौजदारी कानून के तहत मुकदमात होंगे, नैब जो लाकानूनियत है 29 अरब की सब्सिडी 5 सालों के अंदर उसको मॉनिटर करेगा, देखेगा कि उसमें लाकानूनियत कितनी थी, और फौजदारी कानून के तहत मामला होगा। अब जो शुगर मिल एसोसिएशन है वो बाय द वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी चली गई है कि ये जो कमीशन की रिपोर्ट है दुरुस्त नहीं है। शहजाद अकबर साहब के खिलाफ भी वो कह रहे हैं जी कि शहजाद अकबर साहब का रवैया दुरुस्त नहीं था या जो भी था। बहरहाल शहजाद अकबर साहब ने अनाउंस कर दिया है जी कि एक्शन होने जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है सर, एक्शन हो रहा है, पहली दफा हो रहा है शुगर माफिया के खिलाफ, तो आपको तो खुश होना चाहिए। मुनीर साहब, अगर इस रिपोर्ट पर और आप पढ़े, और आई एम श्योर कि आपने बहुत देखी होगी और आप जानते भी हैं और आप समझते भी हैं, इसके 2 पार्ट मैं इस तरह देखता हूँ। एक ये है कि एक ये गलती है कि शुगर माफिया किस तरह कीमतें डिटरमिन करती रही है, गन्ना किस तरह खरीदी रही है, वो कीमतें क्या होती रही हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए था, उन्होंने क्या नहीं किया। एक पार्ट तो वो है। एक पार्ट वो है कि ये देखना पड़ता था कि इनको एक्सपोर्ट में सब्सिडी की इजाजत किसने दी है, ठीक है, और क्या वो जस्टिफाई करता था इस वक्त इनको सब्सिडी देने का और एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि बहरहाल ये जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की थी। आज अगर हुकूमत पाकिस्तान को सब्सिडी देती है तो कोई भी मिल ओनर्स है, कोई भी मिल्स एसोसिएशन है, वो फायदा उठाते हैं, वो सब्सिडी से लेते रहे। पहले भी हुकूमतें सब्सिडी देती रही है, लेकिन इस हुकूमत और उनकी सब्सिडी में फर्क ये था कि पहली हुकूमतें सब्सिडी इसलिए देती थी कि वो समझती थी कि कीमतें जो है हम कंट्रोल कर सकें, हम गरीब लोगों को फायदा हो सके, पाकिस्तान के शहरियों के लिए हम दे सकें। ये सब्सिडी और एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई है, चंद लोगों को फायदा उठाया, जो रिपोर्ट में सामने आ गया कि किन किन लोगों ने फायदा उठाया है उनका देना। अब अगर ये कहते हैं कि मिल ओनर्स के खिलाफ तो जरूर एक्शन होना चाहिए, जो मिल चला रहे हैं उनके खिलाफ वो जरूर होना चाहिए, वो भी जरूर करें, लेकिन जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी, जिन्होंने इजाजत दी थी, जिन्होंने सब्सिडी दी थी, जिन्होंने एक्सपोर्ट का फैसला किया है, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? क्या उनके खिलाफ भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी अपने ऊपर भी सारे फिक्स करेंगे? अगर ये अपने ऊपर जिम्मेदारी फिक्स नहीं करते और अपने आप को निकाल लेते हैं और सिर्फ उन मिल्स एसोसिएशन को या उन मिलों को से अगर ये उनको ही करेंगे, यानी डिफेम तो हो गए नहीं, अगर उनकी सजा देते हैं तो ये फिर मतलब फैसला साजी के अंदर जो लोग हैं आप कहते हैं उन्हें सजा दें, कानून तोड़ा है। सबसे पहले अगर एक फैसला करते हैं, आज हुकूमत को फैसला करती है, FBI आज को फैसला करती है कि आज कोई वो SRO निकालते हैं, उस SRO के नतीजे में अभी बजट में कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं, तो ये उठाने वालों को इससे सजा होनी चाहिए। जिन्होंने ये SRO निकाला उनको कुछ सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये मंतक समझ नहीं आ रही कि जिन लोगों ने ये सब्सिडी दी है, ये एक्सपोर्ट का ऑर्डर किया है, जिन्होंने ये फैसले किए हैं, जिनके फैसलों के नतीजे से पाकिस्तान में अरबों रुपयों का नुकसान हुआ और लोगों को अरबों रुपयों का टीका लगा और अरबों रुपए लूटे गए, उनको कुछ ना कहा जाए, और जिन मिल ओनर ने सिर्फ फायदा उन्हें लिया जाए, ये किसी तौर पर भी जस्टिफाई है। अच्छा ठीक, अब नाज़ बलोच साहबा, मैं फिर अंदलीत साहबा के पास भी आऊंगा, लेकिन ये बात तो देखिए ना, आप लोग कहते रहे बड़ी माजत के साथ, जहांगीर तरीन साहब जी वो ATM है, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, सब कुछ हो गया, अपने कोalition पार्टनर्स के खिलाफ भी हो गया, वो अलहदा बात है, खुसरो बख्तियार साहब के भाई का भी जिक्र आ गया, अब जहांगीर तरीन साहब की मेल्स का भी मामला आ गया, ये सारे मामलात आ गए, तो आपको भी यही प्रॉब्लम है कि जिन्होंने डिसीजन लिया उनके खिलाफ कुछ किया जाए, या आप इस बात से राजी हैं कि ये पहली दफा हुआ है
इस हुकूमत के दौर का भी होगा, पिछले भी जो हुकूमतों में सब्सिडीज अगर गलत दी गई हैं और कोई मामला खराब हुआ है तो उसकी भी लोगों को अब भरपाई करनी पड़ेगी। देखिए तरीन साहब तो बड़ी आसानी से मुल्क से बाहर चले गए। अगर होते ये तरीन साहब पीपल्स पार्टी के, होते ये PMLN के, फिर आप देखते कि कैसे उनको जाने दिया जाता। यहाँ पे तो ये हो रहा है ना कि आसिफ जरदारी साहब 60 इयर्स प्लस उनकी एज है, मेडिकल ग्राउंड्स में उनको बेल मिली है, लेकिन उनको भी तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए कोविड के दौरान जो है उनको इस्लामाबाद तलब किया जा रहा है नैब में। तो ये जो रवैया है, ये रवैया साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आप नया पाकिस्तान का नारा आपने लगा दिया, लेकिन उसके अंदर आप जो दोहरा मयार लेकर आ रहे हैं, जो अपोजिशन के साथ आप नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं, वो सबके सामने है। और अब तो खुल के पाकिस्तान में बात करते थे लोग, अब तो बैरून मुल्क रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं, उनमें भी यही आ रहा है कि सिर्फ विच हंटिंग हो रही है और अपोजिशन की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और बाकी आपकी काबीना के अंदर जो है बैठे हुए हैं माशाल्लाह बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं, जिनकी शुगर मिले हैं, जिनके भाइयों की शुगर मिले हैं, जिनका आप खुद जिक्र फरमा रहे हैं। तो ये तो मौजूद है ना काबीना के तकरीबन ज्यादा लोग तो शुगर मिल वाले तो हर काबीना के अंदर होते हैं ना। अगर ये माफिया है नाज साहिबा तो ये तो हर कैबिनेट के अंदर मौजूद रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन ले ना, मेरी गुजारिश सुन ले, दुआ हर काबीना के तो खिलाफ इन्होंने नया पाकिस्तान का नारा लेकर आए थे। ये तो तब्दीली सरकार थी ना, इन्होंने तो वो सब नहीं करना था जो दूसरों ने करना था। ये तो दूसरों के खिलाफ आए थे, ये तो निज़ाम को बिल्कुल तब्दील करने, एक रेवोल्यूशन लेकर आने की बात कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, फिर वही माफिया के लोग, फिर वही शुगर मिल बट आपने आज तक कुछ किया नहीं ना। वो कहते हैं कि हमने तो इन्वेस्टिगेट कर लिया, हमने एटलीस्ट मिल ओनर से पैसा वापस लेने के लिए जिन्होंने गलत पैसा कमाया, हम तो उनसे वापस लेने जा रहे हैं पैसा। हुकूमत का ये आर्गुमेंट है कि आप दोनों जमातों ने अपने दौर में ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए मेरी गुजारिश सुन लें, बात यह है कि जो इन्होंने किया है उतना बुरा किसी हुकूमत ने नहीं किया। 68 ईयर्स से 70 साल तक की जो हिस्ट्री आप उठा के देख लें, जो मईशत का दिवालिया इन्होंने निकाला है वो किसी ने नहीं किया। 50 रुपए की चीनी इनको मिली, जिस हुकूमत को ये चोर, डाकू, डकैत, लुटेरा कहते थे, 50 रुपए की चीनी आपको देकर गए थे। आज आपकी यूटिलिटी 82 में खुद कह रही है कि हम खरीद रहे हैं। फिर आप पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में गिरती हैं तो आप पेट्रोल गायब कर देते हैं। चीनी जो है वो आपको मना किया जाता है कि आप एक्सपोर्ट ना करें, ECC मना करती गंदम एक्सपोर्ट करने के लिए, आप ECC की बात नहीं मानते, आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। कितनी गिरफ्तारियां हुई, किसको आपने तहकीकात करके गिरफ्तार किया? 400% दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ, कितनी गिरफ्तारियां हुई मुझे बताइए। प्लेन क्रैश हो जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है, उसके ऊपर आके हमें देखिए एग्जांपल्स तो हमें दी जाती थी कि चिली में माइन में लोग फंस गए थे तो वजीर आजम बैठे थे चिली के आखिरी हद तक कुर्सी लगा के, जब तक आखिरी माइनर नहीं निकलेगा। वो आपकी बात एग्जांपल ये देते थे कि कोरिया में कश्ती डूब जाने के ऊपर वजीर आजम इस्तीफा दे देता है। तो आपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई स्टैंडर्ड्स बना दिए थे, उसके बाद अच्छा चले मुझे जरा पूछ लेने देना, ये वो बैरून मुल्क निकल जाए तो फिर तो सवाल उठेगा। चले एक और बात मेरी बात सुन, मैं नाज साहिबा मैं पूछ लूं ना। मुनीब एक बात मेरी सुन ले, मुनीब एक बात मैं एक और बात करती जाऊं, और एक और बात जो है उसकी मैं मजम्मत आपके प्रोग्राम में कर रही हूं कि जो सिंध के जो बजट में 229 बिलियन की कटौती की जा रही है कोविड के मामले को लेकर के, जी कोविड के जो फंड्स है उसमें शामिल करने के लिए, या जो भी बहरकैफ ये करना चाह रहे हैं उसमें 229 बिलियन की कटौती सिंध के बजट में की जा रही है। ये सरासर नाइंसाफी है, ये ज्यादती है, और इसकी भरपूर अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। ठीक है। अच्छा अंदलीब साहब स्ट्रेट सवाल है, सवाल ये है जी, ठीक है ये मैंने डायरेक्टली सवाल पूछा, मुझे डायरेक्ट जवाब नहीं मिला कि जी आपकी हुकूमत ने पहली दफ़ा कमीशन बनाया, इन्वेस्टिगेट किया, और वज़ीर आज़म की और शहजाद अकबर साहब की ख्वाहिश भी है कि पैसा भी वापस रिकवर करना है जो गलत तरीके से कमाया गया है। बहुत अच्छी बात है, बट जो सवाल, अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी हो, आपकी नज़र से गुजरी हो, आपने डिटेल में पढ़ी हो, अब उसके अंदर कुछ बड़े बुनियादी सवाल हैं। ये सब कुछ जो हुआ, जिस तरीके से पैसा कमाया गया, किसी के फैसले के तहत कमाया गया, अब चाहे जो कि बहुत आम है, उनके हवाले से ये रिपोर्ट बिल्कुल खामोश है। वो लोग आज भी वजारतों के अंदर मौजूद हैं और उनके रिस्पॉन्स को, उनके जवाबात को कमीशन ने अपने एनालिसिस के अंदर, अपनी रिकमेंडेशंस के अंदर, अपनी फाइंडिंग्स के अंदर रादर ये लिखा है कि वो जस्टिफाइड नहीं है, वो कन्विंसिंग नहीं है। उनके बारे में आपकी हुकूमत क्यों कुछ नहीं कर रही? अगर आप चाहेंगी तो मैं पर्टिकुलरली फिर एक एक करके पूछ भी लूँगा आपसे। नहीं देखिए मुनीब,
एक मैंने तो कहा ये सबके लिए खतरे की घंटी है, और शायद आप लोग भी और हमारे जो ऑपोजिशन वाले तो इन पर्टिकुलर, मुझे याद है ये साल पहले जब हम बैठे थे साथ, ऑपोजिशन के कुछ मेंबर्स बैठे थे, तो पता चला जी हमारे कुछ वजीर गिरफ्तार हो गए। तो इससे पहले कि हम कहते पीटीआई वाले कि हो ये क्या हुआ है, ऑपोजिशन वाले कहना शुरू हो गए, मैं नाम नहीं लेना चाहती यहाँ, कि हो ये क्यों गिरफ्तार हो गए, इनको तो नहीं गिरफ्तार होना चाहिए था, ये तो गलत बात है, नहीं नहीं ऐसे ये तो बड़ी गलत ये। तो वो हम बड़े हैरान, हमने कहा भाई ये क्यों परेशान है, ये तो टीवी पे जाके कहते हैं कि इनके लोग गिरफ्तार ही नहीं होते। तो अच्छा। वो एक साथ उनका बंदा बैठा था, कहता है अगर ए गिरफ्तार हो गए ना फिर तो किसी ने नहीं बचना, किसी साड़ी खैर नहीं, किसी दी खैर नहीं। तो ये वो सेंटिमेंट है जो अब पैनिक में इन सब में आ रहा है, और ये चीखें मार रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर हम अपने इत्तेहादियों के बारे में भी ये कह रहे हैं जिनके मुतालिक इन्होंने कस्में खाई हुई हैं कि हमारी हुकूमत इन पे बेस्ड है इसलिए कभी इनको हाथ नहीं लगाएंगे, और हम कह रहे हैं कि रिपोर्ट में जिसका भी नाम आएगा, इन्वेस्टिगेशन में जो भी इल्ज़ाम ठहरेगा, प्रूव होगा, वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो भी जहां जिसने जिस ज़माने में कौम को लूटा हुआ है अब उसकी खैर नहीं है, चाहे वो किसी का भाई हो, अगर आपकी बात मैं समझ पाया हूं तो फिर रज़ाक दाऊद साहब जिनके बारे में लिखा गया है शुगर एडवाइजरी बोर्ड की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि उसने ये एक्सप्लेने दी और डोमेस्टिक प्राइस इंक्रीज हो रही थी, क्या उनके खिलाफ भी फिर हम समझें कि एक्शन होने जा रहा है? उस्मान बुज़दार साहब जिनकी सब्सिडी को कमीशन ने कहा अपने अल्फाज के अंदर, अपनी फाइंडिंग्स के अंदर के अनजस्टिफाइड थी, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होने जा रहा है? क्या असद उमर साहब के हवाले से जो कमीशन ने लिखा, क्या उनके खिलाफ भी उनसे कोई पूछेगा? इन 3 शख्सियात के बारे में क्या कोई पूछेगा? क्योंकि कमीशन की फाइंडिंग्स हैं, लेकिन अब तक हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि इन्होंने गलत फैसले किए हैं, इन्होंने पैसा ये बढ़ने दी प्राइस, यहाँ पर इन्होंने नेग्लिजेंस दिखाई, इनको कम से कम अपने ओहदे तो छोड़ने चाहिए। हुकूमत ऐसा कुछ करने जा रही है, वज़ीर आज़म इरादा रखते हैं? आप ये बता दें। देखिए मैं तो ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हूँ, ना मैं यहाँ बैठी हूँ कि मुनीब भी जाएगा फलाना भी जाएगा, मैं आपको प्रिंसिपली बता रही हूँ, मैं आपको प्रिंसिपली बता रही हूँ। ठीक है जी। ये कमीशन रिपोर्ट जो है इसके बाद मैं वार्न कर रही हूँ सबको, अच्छा जी, ऑपोजिशन को नहीं, ये एक प्रिंसिपली फैसला हो गया है। ठीक है जी। आपने देखा होगा कि नैब के अंदर भी इंक्वायरीज जो है मंजूर हो रही हैं। जी जी। कि जो मर्जी हो, चाहे 1970 हो, चाहे 2020 हो, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके जानने वाला हो, ठीक हो गया। ये इस वक्त चाहे कोविड हो या ना हो, सबका एहतसाब होने जा रहा है फिर। ठीक हो गया। अच्छा एक ब्रेक शामिल करते हैं। मैं भाई साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं वापस आता हूँ आपके पास। एक करते हैं जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, वक्त कम है, मैं तीनों मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि अपना जो जवाब है उसमें इख्तिसार पैदा करें। अब भाई साहब मैं आपके पास आ जाता हूँ। ये अब अंदलीब अब्बास साहिबा ने कहा जी कोई बचेगा नहीं, खातिर जमा रखिए, और उन्होंने नियत बता दी है हुकूमत की। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की है इन शख्सियात के बारे में, उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकती, मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूँ, लेकिन बचेगा कोई नहीं। तो सर फिर घबराना क्या भाई साहब, कोई भी नहीं बचेगा, तुम फिक्र ना करो। ये बच गए हैं, ये बचा लिए गए, ये जिनसे चोरी का माल पकड़ा गया है वो तो मारे जाएंगे, लेकिन जिन्होंने चोरी करवाई है या इसमें फैसिलिटेटर थे उनके बारे में तो कुछ भी नहीं आया। अभी आपने इनसे पूछा कि उस्मान बुज़दार साहब की जिम्मेदारी ठहरी है, असद उमर साहब की है, रज़ाक दाऊद साहब की है, उनके बारे में क्या कमीशन ने कहा है, उनके बारे में कोई एक्शन हुआ है? कम से कम वो अखलाकी तौर पर रिजाइन कर देते, वो कह देते कि हमारी जिम्मेदारी थी, हम सेटिस्फाइड नहीं कर सके। ये उस तरफ नहीं जा रहे, ना इनके पास जलते हैं, ना उनका जवाब देते हैं। हाँ ये सारा गुस्सा जो है, मैंने कहता कि जो मिल ओनर थे, मैंने कहता कि जो चीनी के बड़े बड़े कार्डर ये जो हैं ये काम कर रहे हैं वो सारे ठीक है, हम उनको जस्टिफाई करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनके खिलाफ तो जरूर एक्शन आप ले रहे हैं, लेकिन जिनकी पॉलिसीज की वजह से, जिन्होंने फैसिलिटेट करवाया है, जिन्होंने उनको पैसे कमा के दिए हैं,
उनके खिलाफ अगर आप कोई एक्शन नहीं करते तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती है। और उसकी तरफ ये सवाल का जवाब भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये होगा। भाई कब होगा? ये वक्त था, उनके नाम लेते, प्राइम मिनिस्टर को कहते आप रिजाइन करें। आपने ये गलत फैसले किए जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों में अरबों रुपया का टिक्का लगा है। लिहाजा आप अपने घर जाए और वजारतें छोड़े, फिर हम समझते कि नहीं तो भाई साहब थोड़ा वक्त दे देना, क्या पता हो जाए, महीना 2 महीना लगे, क्या पता हो जाए वज़ीर आज़म एकदम फैसला करें कि भाई मेरी नज़दीक मैंने देख लिया सब कुछ, ये लोग जिम्मेदार हैं, ये भी अपने ओहदों से हट जाए, क्या पता हो जाए। अगर ऐसा हुआ जिस दिन तो मैं आपके प्रोग्राम में तारीफ करूंगा, लेकिन मुझे मतलब ऐसा हो गया तो तुसी राजी होना है, उस तो थले तुसी राजी नहीं होना, मैंने समझ आ गई। ठीक है, मेरा तो ख्याल है कि बस इन्हें कहना मिट्टी पाओ। अच्छा आगे चलो। अच्छा नाज़मुल साहिबा, आप भी राजी हो जाएगी पीपल्स पार्टी अगर ये तमाम शख्सियात जिनका नाम मैंने लिया है, और मैंने इनका नाम इसलिए लिया है क्योंकि रिपोर्ट पढ़ी है, उसके अंदर जो इनके बारे में लिखा गया है पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सबको पढ़नी चाहिए वो रिपोर्ट, तो आप भी राजी हो जाएंगे अगर इनके खिलाफ कुछ हुआ? क्योंकि आपका भी लगता यही है कि बाकी जिस मर्जी से हुकूमत पैसा वापस ले ले मिल शुगर मिलों से, जब तक ये लोग नहीं जाएंगे आप लोग भी, आपको भी सुकून नहीं आएगा। ये रिपोर्ट देखिए, पकड़ना और ये बातें करना और अमल दरामद करना दो अलग बातें हैं। खुर्शीद शाह साहब को कितने अरसे से इन्होंने तहकीकात के बहाने लेकर उनको रखा हुआ है, ज़ेर हिरासत किया हुआ है, जहाँ पे इनकी अपने लोग प्रूफ करप्शन हुई होती है। 400% दवाओं की कीमत छोटी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे गिरफ्तारियाँ आप नहीं देखेंगे। यहाँ पे आपने ये बड़ी बातें हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि जी मॉडल टाउन और ये वो, तो साहिवाल वाकये में कौन सी गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ, लोग जानना चाहते हैं। BRT का इतना बड़ा करप्शन का स्कैम हो गया, अवाम के अरबों रुपए टैक्स पेयर के पैसे लग गए, ब्लैकलिस्ट कंपनी को उठा के दिया, कौन सी गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ? तो ये सिर्फ हाथी के दांत है, दिखाने के और खाने के और। ये हुकूमत जो है इसने अब तक कोई ऐसा हमें नजर नहीं आया वाज़ेह तौर पे। देखिए आपने तो फ्री एग्जिट दे दिया, जिन लोगों का नाम कमीशन में था वो तो फ्री एग्जिट दे दिया, औरों को भी आप ऐसे दे देंगे जिनको आप खुद कह रहे हैं कि आपके ATM थे, चले ये तो मान गए ना आप लोग खुद। अच्छी बात है कि हुकूमत खुद एडमिट कर रही है इस चीज़ को। मैं ये कहना चाहती हूँ, एक तो करप्शन का इशू जो है ये तो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है, जो कि इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए माफिया जो है वो मुलव्वस है इस पूरे दास्तान के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो इस वक्त हो रही है वो कोविड को लेकर हो रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि पीक पे जब कोविड आ गया तो फिर हुकूमत को रियलाइज हुआ कि कोविड इज रियली नॉट अ फ्लू, और ये कोई आम फ्लू नहीं है। वरना 3 महीने पहले ये कह रहे थे कि जी आपने घबराना नहीं है, लेकिन अब आवाज कह रही है कि हुन सानू घबरान दो, हुन बनता है। अब आवाज कह रही है हुन बनता है, हुन सानू घबरान दो। अच्छा हुन सानू घबरान दीजिए, चले अब ऑफिशियली घबरा लें आप। पीक पे आपके पास अंदलीब अब्बास साहिबा ने कह दिया आप सब घबराएं, वो कह रही है सबका एहतसाब होने जा रहा है, घबराएं। अब इनको घबराना चाहिए, क्योंकि अवाम के हाथ इनके गिरबानों में जाएंगे कि जिन्होंने अवाम को गुमराह किया। अच्छा चलो ठीक है, ओके ठीक है, का मजाक उड़ाया। ओके ठीक है, एक सेकंड जरा रुक जाइए, ओके वक्त खत्म हो गया। मैं अंदलीब साहिबा से कंक्लूड करा दूं कि उन्होंने लॉकडाउन किया। अंदलीब साहिबा, जहांगीर तरीन साहब बाहर गए हैं, ये कहते हैं जहांगीर तरीन साहब, हर कोई कह रहा है जी हुकूमत ने भगा दिया, बाहर चले गए, उनका अपना ट्वीट भी आया है, हुकूमत लाएगी उन्हें वापस अगर वो ना आए। और ये जो बाकी शख्सियात हैं इनके बारे में कुछ कह दीजिए आप, ताकि इनको तसल्ली हो जाए। ये कहते नहीं हम बड़े खुश होंगे अगर इनके खिलाफ हुआ, इनको उम्मीद नहीं है कि होगा कुछ। पहली बात तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के कि इन दोनों ने एडमिट किया कि जी ये चोरों को तो पकड़ रहे हैं, मतलब 72 साल में पहली दफा चोरों को पकड़ रहे हैं, तो ये तो मान गए ना दोनों। सो दिस इज अ रेवोल्यूशन कमिंग इनटू पाकिस्तान। ठीक। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैंने पहले भी कहा कि अब ना कोई साथ वाला, ना पीछे वाला, ना आगे वाला। अभी जो असल में पैनिक फैला हुआ है वो वही फैला हुआ है जो मैंने आपको बताया था कि इनके रैंक्स में से आवाज निकली कि अगर ये अपनों को पकड़ रहे हैं तो फिर साडा की बनेगा। तो इनका सबका जो बनना है ना, सबका वो तरीन साहब का बता दें, तरीन साहब का जरा, तरीन साहब वो कहते हैं तो कोई भी नाम हो अगर वो इन्वॉल्व है, मैंने पहले ही कहा, तो जहां मर्जी चले जाएं, आपकी रीच वहां भी बिल्कुल आपकी हमारी रीच वहां होगी। ठीक है ठीक है, चलिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नाज़ बलोच साहिबा का, अंदलीब अब्बास साहिबा का और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। कहती है जी कोई कहाँ भी हो, कहीं भी हो, वो बच नहीं सकता एहतसाब से, लेकिन रिपोर्ट ज़रूर पढ़िएगा। उस रिपोर्ट के अंदर जो जिक्र है इन शख्सियात का नाम, बाइज़्ज़त शख्सियात हैं, मैंने लिया,
उनकी डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट थी, उसकी वजह से बहुत कुछ हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस कमीशन ने लिखा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अगर ये रिपोर्ट आई एम श्योर अब तक पढ़ चुकी होगी, तो उनको सोचना चाहिए कि क्या इन लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं बनती, क्या ये हक बजानिब है कि अपने ओहदों के ऊपर बैठे रहें, मौजूद रहें। सवाल है हुकूमत के लिए और हुकूमत के जो हमदर्द हैं उनके लिए भी। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।